नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल चैनल के तमाम दर्शकों को नमस्कार, आभार। अगले कुछ मिनट तक हमारे साथ बने रहिएगा। इस बात की गारंटी तो हम दोनों ही आपको देते हैं कि कुछ न कुछ नई जानकारी आप लेकर ही जाएंगे। जी शिव जी। आज लाल किले से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। ये उनका अंतिम भाषण होगा या इसके बाद भी कोई भाषण होगा, इसके बारे में अभी कुछ भी कह देना जल्दबाजी हो। आने वाले सितंबर के दूसरे सप्ताह में वो 75 वर्ष के हो जाएंगे और उसके बाद वो पद पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन 75 के बाद वाला इतिहास वो दोहराएंगे या खुद के लिए वो उसे बेदखल कर देंगे, ये प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ एक गंभीर बात यह है कि आरएसएस बड़ी परिपक्व है। आरएसएस कोई रिस्क नहीं लेगी क्योंकि अब मोदी ही भाजपा है और भाजपा ही मोदी है। तो अगर उसे बीजेपी को बचाना है तो कुछ तो उसे नया करना पड़ेगा, या तो मोदी को रोकना पड़ेगा या बेदखल करना पड़ेगा, या आरएसएस को तय करना है। और ऐसे में मोदी ने आज आरएसएस को खुलकर चेतावनी दे दी कि आप सिर्फ एक एनजीओ हो, अपनी जगह बना के रखना, ज्यादा उड़ने का प्रयास मत करना। ये बात आज उन्होंने सरेआम मंच से कह दी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यही तो नड्डा जी ने कहा था, और जब नड्डा जी ने कह दिया तब से लेके अब तक नड्डा जी को नहीं हटा पाए हैं। तो फिर मोदी जी को लगा कि क्यों नहीं हम चैलेंज कर दें। मैं बड़ी गंभीर बात आपसे कह रहा हूं। नड्डा जी ने कहा कि आरएसएस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आरएसएस कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रही है। कार्यवाहक कार्यवाहक कार्यवाहक। मोदी जी को लगा जब नड्डा जी ने प्रैक्टिकल कर लिया तो क्यों नहीं हम भी कह दें कि तुम के एनजीओ, क्षमता औकात में रहो, लिमिट में रहो। संतोष पाठक जी, मेरे बयान से आप कितना सहमत हैं? मैं बड़ा मुश्किल से सोच समझ कर लाया हूं निकाल के। देखिए, बिल्कुल एक अलग तरह की, कहते हैं ना कि भाषणों के बीच में 103 मिनट का भाषण हमने स्कूटनी की इससे पहले भी, और उसमें एक नया शब्द निकल कर आ गया। आप ये देखिए कि रिकॉर्ड बनाने के आतुर, जवाहरलाल नेहरू की तुलना करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ करनी पड़ी। 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? आजादी के आंदोलन के दौरान जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनको सलाम करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। तो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आजादी की लड़ाई लड़ा ही नहीं, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गुणगान करते हुए लाल किले की प्राचीर से वो नजर आ रहे थे। जहां तक आपने कहा कि आखिरी है या नहीं, लगभग 20 वर्षों तक मैं राजनीति को कवर कर चुका हूं और ये तय मानकर चलिए शिव जी, अगले 15 अगस्त को भी हम चर्चा करेंगे। ये नरेंद्र मोदी का लाल किले की प्राचीर से विदाई भाषण था, और इस विदाई भाषण में सक्रिय राजनीति से रिटायरमेंट के बाद की कुछ चीजों को साधने की कोशिश करते करते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ करी उन्होंने, जोरदार तारीफ करी। लेकिन एक शब्द का प्रयोग उन्होंने किया, ये भाजपाइयों को समझ में नहीं आएगा। जो नए नए भाजपाई बने हैं उनको तो और समझ में नहीं आएगा, और जो नए नए संघी बने हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, उनको भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन मोहन भागवत समझ गए, दत्तात्रेय होसवाले साहब समझ गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सबसे बड़ी आलोचना क्यों की जाती है? आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वेबसाइट पे जाइए, वो शाखाओं की संख्या तो बता देते हैं लेकिन स्वयंसेवकों की संख्या नहीं बताते। कहा जाता है कि कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं करते, कहां से पैसा आता है कहां जाता है ये मेंटेन नहीं करते। वो अपने आप को एक सांस्कृतिक संगठन बताते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ करते करते मोहन भागवत साहब को उनकी परिधि बता दी। अगर साधारण भाषा में कहूं ना तो हैसियत बता दी कि सिर्फ एक एनजीओ है। और सिर्फ एक एनजीओ जब आप बोल रहे हैं तो कुछ और भी चीज कह रहे हैं। दर्शकों से मैं कहूंगा कि अगले हिस्से में इंतजार कीजिएगा, मैं वो बोलने जा रहा हूं जिसकी उम्मीद इस देश के स्वयंसेवकों को शायद नहीं हो। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा ने क्या कहा था कि हमें अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत नहीं। आरएसएस ने 240 पर पहुंचा दिया, लेकिन उसके बाद आरएसएस अपनी बात मनवा नहीं पा रहा।
उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक ताकतवर महासचिव ने, शिव जी ऑफ द रिकॉर्ड, कुछ पत्रकारों के साथ हम बैठे थे, हमने कहा कि अरे आरएसएस से तो डेपुटेशन पे कोई आ ही नहीं रहा। आरएसएस से पिछले कुछ वर्षों के दौरान कोई भी बड़ा पदाधिकारी डेपुटेशन पर नहीं आया शिव जी। एक राम माधव आए थे, उनको भी बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया। कश्मीर में जब विधानसभा चुनाव आया तो तमाम नियम कायदे को धत्ता बताते हुए राम माधव को फिर से जिम्मेदारी दी गई और राम माधव इस देश के इतिहास के इकलौते ऐसे नेता बन गए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बन गए। चुनाव खत्म, खेला खत्म। राम माधव के उस दिन के बाद से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में वो देखे नहीं गए। आज क्या कहती है लाल किले की प्राचीर, और इसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से शेयर किया है। मैं जरा पढ़ के सुना देता हूं, मैं दर्शकों से कहूंगा क्योंकि हम तथ्यों पे बात करते हैं, जरा पढ़ के सुना देता हूं। तारीफ के बीच में एक शब्द, ये आरएसएस की अदा है। क्योंकि मैंने आरएसएस को लंबे समय तक कवर किया, आरएसएस कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देता है। ये 103 मिनट का भाषण भी इसलिए दिया क्योंकि बहुत सारी झूठी बातें बोलनी थी इनको और पुरानी सरकारों की आलोचना करनी थी। नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा, आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र सेवा, गौरवपूर्ण स्वर्णिम, ये तमाम चीजों का जिक्र करते करते जब वो नीचे आते हैं तो वो कहते हैं सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक प्रकार से ये बीजेपी ने पोस्ट किया है प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के अंश को, एक प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। बता दी ऐसे, जो संगठन हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात करता है, जो संगठन अखंड भारत का सपना देखता है, जो संगठन ये कहता है कि हम गैर राजनीतिक सांस्कृतिक संगठन है जो भारत के प्राचीन गौरव और सांस्कृतिक इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए आए हैं, एक हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत बनाने के लिए आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि वो एक प्रकार से सिर्फ एनजीओ है। मोहन भागवत साहब उड़ीसा में थे, धीरे धीरे समझ में आएगा, संघ थोड़ा सा लेट रिएक्ट करता है, लेकिन तय मानकर चलिए कि अगले 1-2 दिनों में इसका रिएक्शन आएगा। लेकिन इसका दूसरा, जो मैंने अपने दर्शकों को कहा था कि एनजीओ, अब जितने लोग एनजीओ चलाते हैं उनको पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं। जैसे ही आपने कह दिया कि एक प्रकार से एनजीओ है, तो फिर रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा ना। सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई खाता बही नहीं है, कहां से पैसा आता है कहां जाता है इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। कहा जाता है कि गुरु दक्षिणा से आता है, पता नहीं कितना आता है। तो ये बिल्कुल। एनजीओ कह के क्या आरएसएस को धमका तो नहीं रहे कि ऐसा देख लो, ज्यादा अगर कुछ करोगे तो फिर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो फिर हिसाब किताब भी देना पड़ेगा कि मोहन भागवत साहब एक साल में कितनी बार हवाई जहाज से उड़ते हैं और उसका साल का खर्चा कितना होता है। संघ के पदाधिकारियों के साल भर का खर्चा कितना होता है, ये भी पूछा जाएगा कि संघ के पदाधिकारी जो 2-2 ढाई-ढाई लाख का चश्मा पहनते हैं, अंग्रेजी में उसको गॉगल्स कहते हैं, हम तो चश्मा ही कहते हैं, देसी आदमी हैं, जो 2-2 ढाई-ढाई लाख का चश्मा पहनते हैं, 2-2 ढाई-ढाई लाख की घड़ी पहनते हैं, वो घड़ी और वो चश्मा कहां से आता है। तो नरेंद्र मोदी साहब ने एक बड़ी चेतावनी दे दी है, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी कहा जाता है, लेकिन मैं कहूंगा कि वो ना समझे वो भाजपाई है और भक्त है। तो एक बड़ा संदेशा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दे दिया है, आपकी हद क्या है, आपकी सीमा रेखा बिल्कुल। क्या है, आप एक प्रकार से एनजीओ हैं, ज्यादा किंतु परंतु करेंगे ये मत सोचिए कि भाजपा के अभिभावक है। हुआ करते होंगे किसी जमाने में भाजपा के अभिभावक, हुआ करते होंगे किसी जमाने में भाजपा को चुनाव जिताने में मददगार, लेकिन आज आप सिर्फ एक एनजीओ है और सिर्फ एक एनजीओ है। और अगर इससे जुड़े नियम कायदे कानून, क्योंकि विपक्षी राजनीतिक दल तो मांग करते ही रहते हैं पिछले कई वर्षों से, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, लालू यादव हो, ये तमाम लोग कहते हैं कि भाई आरएसएस है क्या, कहाँ है उसका रजिस्ट्रेशन, कहाँ है उसका हिसाब बिल्कुल। किताब, क्या करता है आरएसएस, उसके सदस्य कहाँ कहाँ है। इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बड़े बड़े दावे करता है ना, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई कार्यकर्ता गिरफ्तार नहीं हो पाए क्योंकि उनकी कोई सदस्यता की स्लिप ही नहीं थी। आरएसएस के किसी कार्यालय में कोई ऐसी डायरी मेंटेन नहीं की जाती कि उनके कौन कौन से कार्यकर्ता है, उनका कार्यकर्ता का नंबर क्या है, जबकि तमाम राजनीतिक संगठनों की अगर मैं बात कर लूं तो वहां भी कार्यकर्ताओं का एक नंबर होता है, सीरियल नंबर से जाने जाते हैं, 1 2 3 4 5, भाजपा के तो करोड़ों हो गए, तो सीरियल नंबर से जाने जाते हैं। इसी दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठाकर मोरारजी देसाई की सरकार के समय भारतीय भारतीय जनसंघ के नेताओं ने सरकार को गिरने दिया था, क्योंकि उस समय कई समाजवादी धड़े के नेताओं ने यह आरोप लगाया था कि जो जनता पार्टी के सदस्य हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, वो फिर आरएसएस के सदस्य कैसे रह सकते हैं, दोहरी सदस्यता। तो अब मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है नरेंद्र मोदी ने।
और मोहन भागवत साहब को बता दिया है कि ज्यादा 75-75 साल का राज मत लाइए, मुझे जब तक मन करेगा तब तक मैं रहूंगा, आपकी तारीफ करता रहूंगा, आपके एजेंडे पूरा करता रहूंगा, आपको एडवांस एडवांस सिक्योरिटी का कवर देता रहूंगा। मस्त रहिए। काहे देश की राजनीति में आते, काहे ये तय करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने, काहे ये तय करना चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बने। आप अपना मस्त रहिए, घूमते रहिए, प्रवास करते रहिए, हमें अपना काम करने दीजिए। मुझे जो गोलियां देनी है इस देशवासियों को, जो जुमला फेंकना है देशवासियों को, फेंकने दीजिए। जब भी कोई बड़ी घटना होगी तो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को जिम्मेदार बता दूंगा, मेरी तो कोई जिम्मेदारी है नहीं। कहाँ गए स्मार्ट गांव, कहाँ गए स्मार्ट शहर, वो सब कुछ तो हवा हो गया। अब 2047 का लक्ष्य रख दिया, 2035 का लक्ष्य रख दिया। जब तक मैं जीवित रहूंगा गोल पोस्ट जो है ना वो 10 साल बाद बदल दूंगा। जैसे होता है ना कि कई उसमें रेफरी जो होते हैं कि भाई वहां तक पहुंच जाओगे 10 मीटर तो आप जीते घोषित कर दिए जाओगे, अगर गलती से आप पहुंच गए तो वो उठा के दूसरी जगह लग जाए। नहीं नहीं, अब तो 15 मीटर की रेस हो गई है। तो इसी तरह से ये कह रहे हैं कि जब आप उनसे पूछोगे 5 साल का हिसाब तो वो 20 साल की बात करेंगे, जब आप पूछोगे 10 साल का हिसाब तो 25 साल का लक्ष्य बताएंगे, जब आप पूछोगे 11 साल का हिसाब तो वो कहेंगे मत पूछो मत पूछो, 2047 की बात करो, 2047 में पूछना मुझसे कि हमने क्या काम किया है। अब 2047 तक आप कहाँ होंगे, मैं कहाँ होऊंगा, वो कहाँ होंगे, इस देश के तमाम जो अभी 30, 40, 50, 55, 60, 70 वर्ष के लोग हैं वो कहाँ होंगे, और जो युवा आज भक्त बने घूम फिर रहे हैं 20 वर्ष की उम्र में, वो 2047 में किस तरह से अपने सपनों के टूटने का शोक मनाते हुए नजर आएंगे। सचिन, मैं ये सब चीजें आपकी बात को समझ रहा हूं और देख भी रहा हूं, और उसके साथ ये मोदी का बयान जो क्यों विवादास्पद है और क्यों ऐतिहासिक है। आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, ये कोई साधारण वाक्य नहीं है। लाल किला एक तटस्थ मंच है, वहां से दिए गए एक एक बयान का बड़ा अलग अर्थ और मतलब है। मोदी ने पहली बार इस लाल किले की प्राचीर से आरएसएस को संबोधित किया है, जिसे अब तक बीजेपी अपरोक्ष रूप से स्वीकार करती आई है। अभी कभी ऐसी मौका नहीं आया जब आरएसएस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंच से बात की हो। और यह कब हुई? बीजेपी आरएसएस में जब बदला समीकरण। हाल के घटनाक्रम दो हैं, उन्हें गिना देता हूं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कुछ महीने पहले कहा था कि बीजेपी अब आरएसएस की पॉलिटिकल डिपेंडेंसी से मुक्त है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच में कहा था शिवजी, 2024 के लोकसभा बिल्कुल चुनाव के बिल्कुल बीच में। और वो बीच भी कब कहा था, वो भी कब कहा था जब कई मुद्दे जब नरेंद्र मोदी उठा रहे थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उन मुद्दों पे ऐतराज थे। और दूसरी बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब दूसरा फीडबैक मुद्दा दिया, और बता दूं, दूसरा और हाँ नहीं बता दूं। एक एक बता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब फीडबैक दिया ना उत्तर प्रदेश को लेकर, वहां से खींचतान शुरू हो गई थी। जेपी नड्डा साहब बहुत, उनको फटकार लगाई गई, फिर वो गुस्से में उन्होंने कहा, उस इंटरव्यू को छपने दिया गया, और बाद में फिर उस संस्थान पर ये लोग गुस्सा निकालते हुए नजर आए थे। दूसरा, कुछ रिपोर्टों के अनुसार मोदी शाह की जोड़ी को आरएसएस के कुछ फैसलों और उनकी टोका टैकी में असहजता दिख रही है, ये सबको पता है, सार्वजनिक है। और नंबर 3, अब ये लाल किले की प्राचीर से सीधा आरएसएस जैसे सांस्कृतिक संगठन को एनजीओ बता देना, ये 3 चीजें हो गई। और फिर इस पर योगेंद्र यादव जो विश्लेषण करता है राजनीतिक, वो कह रहे हैं यह भाषण सिर्फ आरएसएस की तारीफ नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक रिसेलिब्रेशन है। बीजेपी फिर से आरएसएस की वैचारिक छाया में आ सकती है जो दूर भागी थी। उसने देखा 24 में क्या हश्र हुआ, सरकार जाते जाते बची है। तो क्या ये आरएसएस के अंदर ग्राउंड हो जाना, समर्पण, दोनों चीजें हैं इसमें। आरएसएस पर कभी प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते थे। अब इस सब के बाद क्या इसका सामाजिक प्रभाव पड़ेगा, ये अभी खबर आरएसएस के प्रचारक संगठन के महामंत्री तय करेंगे कि इस बयान का मतलब क्या निकलेगा। कहीं लोकसभा की तरह जो नड्डा जी ने बोला वैसा बयान निकला तो क्या होगा, यह सवाल है संतोष पाठक जी। सबसे बड़ा जो वैचारिक मतभेद पिछले 6 मंथ से आरएसएस और बीजेपी में नहीं पट रही है, वरना राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐलान हो जाता है। आरएसएस के चेहरे को मोदी पसंद नहीं करते, इसलिए अध्यक्ष का चुनाव रुका। मैं नहीं कह रहा हूं, ये रोज मीडिया की रिपोर्ट है, रोज खबरें। योगी आदित्यनाथ की बस कुर्सी जाने वाली है, संघ से आशीर्वाद नहीं मिला। अब मोदी नाराज है
योगी से मुलाकात नहीं की, रोज की खबरें। तो आखिर मोदी का ये आखिरी भाषण होगा क्या? उन्होंने कहा जा तो रहे ही हैं, जिसके जरिए सत्ता में आए थे उसे भी कुछ बताते जाएं कि आखिर क्या हैं आप। नहीं, बिल्कुल शिव जी, जैसे मैंने कहा कि विदाई भाषण था और जाते जाते उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। कल को अगर दूसरी सरकार आएगी तो आप ये तय मानकर चलिए कि जो जांच एजेंसी ईडी है ना, वो आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय नागपुर में नजर आएगी और पूछेगी जो इतना बड़ा तामझाम आपने खड़ा कर रखा है उसका कोई हिसाब किताब रखा है कि नहीं रखा है। आप ये तय मानकर चलिए, आज मैं ये बात कह रहा हूं। और दूसरी बात आपने कही, जो खटास खबरें आ रही हैं, अभी आपके शो में कमेंट करते हुए कई सारे भक्त आ जाएंगे कि गलत खबर बता रहे हैं, गलत खबर बता रहे हैं। तो अरे बताओ ना भाई कि 2023 के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पा रही है? और जनवरी 2023 में, ये 25 की बात नहीं है शिव जी, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, जनवरी 2023 में जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो गया था। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि जनवरी 2023 और अप्रैल में चुनाव 2024 में, कितने महीने हो गए? 14-15 महीने ना। 1.5 साल पहले आप अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ा देते हो, ये कहते हुए कि लोकसभा चुनाव तक स्थिरता बनी रहे। ये बीजेपी के इतिहास में पहली बार हुआ। तो चलिए 1.5 साल का आपने कार्यकाल बढ़ा दिया जून 2024 तक, उसके बाद मंत्री बन गए, लेकिन जून 2024 से जून 2025 आ गया, जुलाई आ गया, अगस्त आ गया, अब तक आप अध्यक्ष नहीं बना पाए। चुनाव आयोग कहता है 5 साल से ज्यादा कोई एक बार निर्वाचित होकर अध्यक्ष रह नहीं सकता। ये जनवरी 2020 में निर्वाचित हुए थे, जनवरी 2025 में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, उसके बाद भी आप समझिए कि 7 महीने निकल गए, अवैध रूप से अध्यक्ष बने हुए। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो पेज फंसा हुआ है। ये भक्तों के से मैं पूछ रहा हूँ, जो कमेंट करने भी आ जाएंगे, वही भक्त बता दे कि पेज कहाँ फंसा हुआ है। क्या ऐसा तो नहीं कि जैसे अमित शाह ने अखिलेश यादव के कहने पे कहा था कि हमारी तो करोड़ों की पार्टी है, तो करोड़ों की पार्टी है तो क्या एक एक कार्यकर्ता से पूछने जा रहे हो कि भैया बता दो जरा किसको अध्यक्ष बनाओगे? यहाँ तो कार्यकर्ता से ये नहीं पूछा जाता कि मंडल अध्यक्ष किसको बनाएंगे। राज्य की राजधानी से लिस्ट आ जाती है मंडल अध्यक्ष की, मंडल प्रभारियों की, बूथ अध्यक्ष की। राष्ट्रीय अध्यक्ष आप क्या करोड़ों कार्यकर्ताओं से पूछने जा रहे हो? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इसको मजाक के रूप में लिया, जो अमित शाह जी ने कहा। तय तो उन्हीं को करना है ना, ऊपर बैठे हुए 3-4 लोगों को। तो कहीं ना कुछ तो पेज फंसा हुआ है और धुआं वहीं निकलता है सिर्फ जहां आग लगी रहती है। तो वो लग गई है, योगेंद्र यादव का अपना मानना है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये कहकर उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब ने संदेशा दे दिया कि आपकी बात करते रहेंगे, आपकी तारीफ करते रहेंगे, आपके एजेंडे को लागू करते रहेंगे, लेकिन आपको सुरक्षा भी देते रहेंगे, आपके तामझाम का बंदोबस्त भी करते रहेंगे, आपके कार्यक्रम भी विज्ञान भवन में करवा देंगे, आपके कार्यक्रम संसद भवन परिसर में करवा देंगे, तमाम जो सरकारी प्रतिष्ठान है वहां आपके कार्यक्रम करवा देंगे, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी मत मांगना और कुर्सी छोड़ने को मत बोलना। ये सीधा सीधा मैसेज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से। और अब ये रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है, क्योंकि लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया है, लाल किले से जो भी प्रधानमंत्री भाषण देते हैं वो भारत के आर्काइव का हिस्सा होता है। तो ये भारत के रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है कि प्रधानमंत्री, और वो भी आरएसएस के बैकग्राउंड से आने वाले प्रधानमंत्री ने आरएसएस को बता दिया कि ये तो एक प्रकार से एनजीओ ही तो है। तो एनजीओ ही तो है, तो नियम लागू होंगे एनजीओ वाले कि नहीं लागू होंगे, ये इशारा है मेरे हिसाब से। चलिए, आपने बड़ा दर्शकों को समझाने का प्रयास किया, दर्शक समझे भी, और जो लोग नए दर्शक आए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें और इस खबर को लाइक और शेयर करके आगे बढ़ाएं जो सच लोगों तक जाए। फिलहाल संतोष पाठक जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को नमस्कार, आभार और धन्यवाद।